गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए इंटर के लिए टैक्स का रिवीजन कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं रॉयल्टी। आप ये टॉपिक्स पढ़ रहे थे कि कौन सी इनकम पे रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट टैक्स पे करेंगे या नहीं पे करेंगे इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट है रॉयल्टी, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6। रॉयल्टी तो आप समझते ही हैं, जब आप किसी के, ऐसे हिंदी में बोलते हैं अधिकार शुल्क, जब आप किसी के नाम का यूज़ करते हैं, किसी के राइट का यूज़ करते हैं, तो आप उस पर जो पेमेंट करते हैं एज ए कंसिडरेशन, उसे रॉयल्टी बोलते हैं। ये म्यूजिक पे भी हो सकती है, माइंस पे भी हो सकती है, कॉपीराइट एक्सेट्रा, जिस पे आप कंसिडरेशन पे करते हैं उसे रॉयल्टी बोलते हैं। किसी दूसरे के नाम को यूज़ करने पे, किसी दूसरे के राइट को यूज़ करने पे आप उसे जो पेमेंट कर रहे हैं उसे रॉयल्टी बोलते हैं। तो रॉयल्टी विल बी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। माना जाएगा आपको रॉयल्टी से इनकम हुई है भारत में व्हेन इट इज़ पेबल बाय, अगर ये पे कर रही है कोई गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। अ पर्सन हु इज़ अ रेजिडेंट इन इंडिया, कोई भारत में रेजिडेंट है पर्सन, वो आपको रॉयल्टी दे रहा है। वही सेम एक्सेप्शन है कि अगर इंडिया के बाहर कोई बिजनेस है आपका और उसके लिए आप कोई रॉयल्टी पे कर रहे हैं तो वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में टैक्स नहीं देगा। हम इंडियन बिजनेस के लिए अगर आप किसी के राइट्स का यूज़ कर रहे हैं और आप उसे रॉयल्टी पे कर रहे हैं तो ही वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में टैक्स देगा। वेयर इट इज़ पेबल इन रिस्पेक्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी राइट, अगर आप किसी राइट के लिए ऐसे पेमेंट करते हैं, और यूज़ ऑफ एनी प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन यूज और फॉर यूटिलाइज ऑफ सर्विसेज for the purpose of business or profession carried on by such person outside India for the purpose of making or earning any income any source outside India। अगर इंडिया में कोई इंडिया से बाहर कोई बिजनेस है, कोई सोर्स ऑफ इनकम है जिसको कमाने के लिए आप कोई रॉयल्टी पे करते हैं किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन को, किसी पर्सन को, तो वो पर्सन इंडिया में टैक्स नहीं देगा। हाँ, इंडिया में अगर कोई बिजनेस है जिसके लिए आप किसी दूसरे का नाम यूज़ कर रहे हैं, कोई राइट यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए आप उसे रॉयल्टी पे कर रहे हैं तो वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में टैक्स देगा। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ अ नॉन रेजिडेंट, जो पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट है इंडिया में, ओनली व्हेन द रॉयल्टी इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन यूज्ड और सर्विस यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया। कोई बिजनेस कर रहा है वो इंडिया में, और फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। यानी कोई पर्सन है जो खुद नॉन रेजिडेंट है पर वो इंडिया में कोई बिजनेस कर रहा है या किसी सोर्स से कमा रहा है, इसके लिए वो किसी से सर्विस लेता है और रॉयल्टी पे करता है, तो उस नॉन रेजिडेंट को इंडिया में टैक्स देना होगा, क्योंकि वो जो नॉन रेजिडेंट है उसकी सर्विसेज की, उसकी इन्फॉर्मेशन का, उसका राइट का यूज़ इंडियन बिजनेस के लिए कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दे रखा है। लमसम रॉयल्टी नॉट डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। नाम से पता चल रहा है लमसम, अगर आप अपना राइट परमानेंट किसी को ट्रांसफर करते हैं तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन दे रखा है कि इस केसेस में वो रॉयल्टी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। लमसम मतलब एक मुश्त आप एक साथ दे रहे हैं रॉयल्टी का पैसा। रॉयल्टी पेमेंट मेड बाय अ रेजिडेंट, आप एक इंडिया में रेजिडेंट हैं, फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट इंक्लूडिंग द ग्रांटिंग ऑफ अ लाइसेंस। आप लाइसेंस ले रहे हैं किसी पर्सन से इंडिया के बाहर से और आप उसे रॉयल्टी दे रहे हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, सप्लाइड बाय अ नॉन रेजिडेंट, कोई नॉन रेजिडेंट आपको सप्लाई कर रहे हैं इंडिया में। मैन्युफैक्चरर अलॉन्ग विद कंप्यूटर हार्डवेयर अंडर एनी स्कीम अप्रूव बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की किसी अप्रूव्ड स्कीम के अकॉर्डिंग अंडर द पॉलिसी ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग 1986 शैल नॉट बी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। ये वो टाइम था जब इंडिया में कंप्यूटर्स आ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर आप इंडिया में इस स्कीम के अकॉर्डिंग किसी बाहर के पर्सन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लेके आते हैं और आप उसे एक मुश्त रॉयल्टी देते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट में देंगे तो आपको देना होगा टैक्स उस बंदे को जो नॉन रेजिडेंट इंडिया में अपना सॉफ्टवेयर दे रहा है यूज़ करने के लिए, क्योंकि इनकम तो नॉन रेजिडेंट को हो रही है ना, आप उसे रॉयल्टी पे करेंगे। पर अगर आप लमसम रॉयल्टी पे कर देते हैं, एक साथ रॉयल्टी का पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट की अप्रूव्ड स्कीम के अकॉर्डिंग 1986 की, तो कोई रॉयल्टी पे वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में टैक्स नहीं पे करेगा। नेक्स्ट, कंसिडरेशन आप पे करें फॉर यूज़ और राइट टू यूज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रॉयल्टी। आप चाहे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए जो पेमेंट कर रहे हैं उसे रॉयल्टी माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, सेक्शन 9 सबसेक्शन में क्लॉज 7। अगर आप कोई टेक्निकल सर्विसेज देते हैं, इंडिया से कोई टेक्निकल, बाहर से कोई टेक्निकल नॉलेज देते हैं और फिर रॉयल्टी का पेमेंट करते हैं आप उस नॉन रेजिडेंट को, तो वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में टैक्स देगा क्योंकि वो इंडिया से कमा रहा है। एनी फीस दे रहे हैं फॉर टेक्निकल सर्विसेज विल बी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया इफ दे आर पेबल बाय, वही सेम अगर गवर्नमेंट पे कर रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अ पर्सन हु इज़ रेजिडेंट इंडिया, या भारत में कोई निवासी है पर्सन, वो आपको पेमेंट कर रहा है। पर वही सेम एक्सेप्शन कि अगर कोई बिजनेस बाहर है और बाहर के बिजनेस के लिए कोई रॉयल्टी पे की जा रही है आउटसाइड इंडिया, तो वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में टैक्स नहीं देगा। where the fees are payable in respect of technical services utilized in a business or profession carried on by such person outside India or for the purpose of making or earning any income from any source outside India। अगर इंडिया से बाहर से कोई सोर्स से इनकम कमाने के लिए
आप कोई रॉयल्टी या टेक्निकल फीस का पेमेंट करते हैं तो उस पर इंडिया में टैक्स नहीं देगा वो नॉन रेजिडेंट। हाँ, कोई रॉयल्टी दे रहे हैं, कोई टेक्निकल फीस दे रहे हैं, जो बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं या कोई सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में कमाने के लिए आप उस नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी या फीस दे रहे हैं, तो वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में उस रॉयल्टी और टेक्निकल फीस पे अमाउंट पे करेगा। अ पर्सन हु इज़ अ नॉन रेजिडेंट, वही सेम पॉइंट, अगर आप खुद कोई पर्सन है इंडिया में जो खुद नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया में अपने कोई बिजनेस के लिए किसी नॉन रेजिडेंट से सर्विस लेता है, तो वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में टैक्स पे करेगा क्योंकि वो इंडिया से कमा रहा है। अ पर्सन हु इज़ अ नॉन रेजिडेंट, जो खुद नॉन रेजिडेंट है, ओनली वेयर द फीस आर पेबल, अगर फीस दी जा रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज यूटिलाइज इन अ बिजनेस और प्रोफेशन carried on by the non-resident in India or where such services are utilized for the purpose of making or earning any income from any source in India। अगर भारत में किसी भी सोर्स से कोई इनकम कमाने के लिए कोई रॉयल्टी का पेमेंट हो रहा है, कोई टेक्निकल फीस का पेमेंट हो रहा है उस नॉन रेजिडेंट को, तो इंडिया में वो टैक्स पे करेगा। इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट से हो रही है, इनकम रॉयल्टी से हो रही है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज टू बी टैक्स, उस पर टैक्स लगाया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। टेरिटोरियल नेक्सस मतलब रिलेशन, मतलब टेरिटोरियल नेक्सस का मतलब है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट, नेक्सस का मतलब तो हिंदी में अगर बोले तो संबंध होता है, रिलेशन होता है इंग्लिश में नॉर्मल, कि अगर मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया में कोई इंटरेस्ट से इनकम कमा रहा है, कोई रॉयल्टी से इनकम कमा रहा है, कोई फीस से कमा रहा है इनकम, ठीक है, तो टेरिटोरियल नेक्सस नहीं देखा जाएगा। इसका मतलब है इररिस्पेक्टिव, कि टेरिटोरियल नेक्सस मतलब कि भले वो इनकम इंडिया से बाहर उससे पेमेंट हो रही हो चाहे इंडिया में पेमेंट हो रही हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आप मिस्टर एक्स है, वो अमेरिका में रहते हैं, आपने उनसे कोई इंडिया में सर्विस ली है, अब चाहे आप पेमेंट अमेरिका में करें उनको जाके, या उनको इंडिया में उनके बिहाफ पे इंडिया में किसी पर्सन को पेमेंट करें, तो टेरिटोरियल नेक्सस इररिलेवेंट है, आप किस एरिया में उन्हें पेमेंट करें नहीं देखा जाएगा, तो कमा तो इंडिया से रहे तो टैक्स तो इंडिया में देना होगा। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट के नाम से इनकम हो रही है रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज विच इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, जो इंडिया में अराइज मानी जा रही है बाय विर्चू। बाय विर्चू का मतलब होता है इस वजह से, कौन से क्लॉजेस जो आपने पढ़े हुए क्लॉज 5, 6, 7 of section 9 subsection 1 shall be included in the income of non-resident, वो इनकम नॉन रेजिडेंट की इनकम में इंक्लूड होगी whether or not the non-resident has a residence, चाहे इंडिया में उसका कोई रेजिडेंस हो, उसका घर हो, और प्लेस ऑफ बिजनेस प्रोफेशनल कनेक्शन इंडिया, चाहे इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, द नॉन रेजिडेंट हैज रेंडर्ड सर्विस इन इंडिया, उस नॉन रेजिडेंट ने सर्विस इंडिया से दी हो या इंडिया से बाहर दी हो, ठीक है। नॉलेज तो वो कहीं जैसे दुबई में आप चले गए, वो भी दुबई में आ गया, मीटिंग दुबई में हो रही है, वो दुबई में दे रहा है आपको नॉलेज, कोई टेक्निकल सर्विस, किस तरह से आप काम कर लेना, तो पर दे तो वो इंडियन बिजनेस के लिए रहा है ना, तो प्लेस ऑफ जहाँ पे वो दे रहा है वो इररिलेवेंट है सर्विस। अगर इंडिया में कोई बिजनेस के लिए आप कोई सर्विस देते हैं और उससे कोई इंटरेस्ट रॉयल्टी वगैरह मिलती है, तो आपको पेमेंट तो टैक्स का पेमेंट तो इंडिया में करना होगा। In effect, the income by way of fees for technical service by interest or royalty from service utilized in India would be deemed to accrue arise in India in case of a non-resident। इंडिया में अगर आप कोई सर्विस देते हैं, कोई इंडिया में यूज़ हो रही है वो सर्विस आपकी, तो उस नॉन रेजिडेंट को इंडिया में टैक्स देना होगा। एंड बी इंक्लूडिंग टोटल इनकम, उसकी इनकम में इंक्लूड होगी वो इनकम वेदर नॉट सच सर्विस वर एंटर इंडिया, चाहे भारत में दी गई थी सर्विस या भारत से बाहर, क्योंकि सर्विस तो आप कहीं पे भी जाकर रिसीव कर सकते हैं, पर अगर वो इंडियन बिजनेस के लिए दी जा रही है सर्विस, तो उस माना जाएगा नॉन रेजिडेंट इंडिया से कमा रहा है और उसे फिर इंडिया में टैक्स पे करना होगा। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं फटाफट। Ms. Vivitha paid a sum of $5,000 to Mr. Kulsekara, a management consultant practicing in Colombo, specializing in project financing। ठीक है, विविता जो है $5,000 का पेमेंट कर रही है मिस्टर के को। द पेमेंट वॉज मेड इन कोलम्बो, पेमेंट इंडिया से बाहर हो रहा है कोलम्बो में। मिस्टर के इज़ अ नॉन रेजिडेंट, मिस्टर के नॉन रेजिडेंट है क्योंकि वो तो कोलम्बो में रहते हैं। द कंसल्टेंसी इज रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट इन इंडिया, पर जो कंसल्टेंसी आप दे रहे हैं, जो आप सलाह यूज़ कर रहे हैं उनकी, वो इंडिया में बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं विद पॉसिबल कैलोसिन कोलैबोरेशन। इज द पेमेंट चार्जेबल टू टैक्स इंडिया इन द हैंड ऑफ मिस्टर के, क्या मिस्टर के को इंडिया में टैक्स देना होगा सिंस द सर्विसेज वर यूज्ड इन इंडिया? बिल्कुल देना होगा। आप पढ़ चुके, कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में कोई बिजनेस के लिए कंसल्टेंसी देता है, कोई रॉयल्टी कमाता है, कोई इंटरेस्ट इनकम कमाता है, तो उसे इंडिया में टैक्स देना होता है। अ नॉन रेजिडेंट चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया ओनली इफ सच इनकम एक्रू और अराइज इज और डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया
टू हिम। अगर इंडिया में कोई इनकम अराइज होती है, उसको ये माना जाता है उसने इंडिया से कोई इनकम कमाई है, तो उसे टैक्स पे करना होगा। द इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया अंडर सेक्शन 9 कंप्राइजेस, कंप्राइज मतलब इंक्लूड, इंटर आलिया मतलब ओवरऑल, इंटर आलिया मतलब ओवरऑल इनकम बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज आती है, विच इंक्लूड एनी कंसिडरेशन आपको रिसीव हो रहा है फॉर रेंडरिंग ऑफ एनी मैनेजरियल टेक्निक, या तो आप कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड सलाह दे रहे हैं, कोई टेक्निकल सलाह दे रहे हैं और कंसल्टेंसी दे रहे हैं सर्विसेज। देयरफॉर पेमेंट टू अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में कवर्ड मानी जाएगी। द एक्सप्लेनेशन बिलो टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया उसमें कहा गया दैट इनकम बाय वे ऑफ इंटर आलिया ओवरऑल फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज फ्रॉम सर्विस यूटिलाइज इन इंडिया वुड बी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट एंड बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम वेदर और नॉट सच सर्विसेज वर रेंडर्ड इन इंडिया, चाहे वो सर्विसेज इंडिया में दी गई थी या इंडिया से बाहर। वेदर नॉट द नॉन रेजिडेंट हैज अ रेजिडेंस, आपका उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में घर है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। इन द इंस्टेंट केस जो आप एग्जांपल पढ़ रहे हैं, सिंस द सर्विसेज वर यूटिलाइज इन इंडिया, वो सर्विस भारत में यूज हुई है, भले वो कंसल्टेंसी उसने कोलंबो में दी है पर वो सर्विसेज इंडिया में यूज हो रही हैं। द पेमेंट रिसीव मिस्टर के इज एज अ नॉन रेजिडेंट कोलंबो इज चार्जेबल टू टैक्स इन हिज हैंड इन इंडिया, उसे इंडिया में टैक्स देना होगा एज ए डीम टू एक्रू अराइज इंडिया मार्को की इनकम इंडिया में अराइज हुई है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, ये बड़ा एग्जाम्पल है, इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं जनरली। कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड ऑफ एन इंडिविजुअल एज 35 ईयर है, बीइंग अ रेजिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानना है एक बार उनको, एक बार मानना है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक बार मानना है नॉन रेजिडेंट। अज्यूमिंग दैट ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट पेमेंट रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 1 कि वो न्यू टैक्स में रेट से टैक्स नहीं देना चाहते, खैर इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पर्टिकुलर अमाउंट इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% रिसीव इन इंडिया 10,000, आपने यूके डेवलपमेंट यानी यूके गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद रखे यूनाइटेड किंगडम के और 50% इंटरेस्ट इंडिया में मिला। आपने पढ़ा था फर्स्ट रिसीट, मैंने आपको पढ़ा था कि किसी इनकम की पहली प्राप्ति भारत में हो जाती है तो चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। तो 50% इंटरेस्ट तो इंडिया में मिला है तो 5-5 हज़ार तो तीनों के लिए टैक्सेबल हो गए, तीनों केस में, चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो। हाँ, अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स देना है, तो 5,000 जो एक्स्ट्रा हुए वो भी इंडिया में टैक्सेबल होंगे आपके लिए। नॉन ऑर्डिनरी इस बार बच जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ नॉन ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी में कोई फर्क नहीं है, बस एक ही केस में नॉन ऑर्डिनरी बच जाता है जब कमाया भी इंडिया से बाहर हो और मिला भी इंडिया से बाहर हो। तो इसमें कमाया भी इंडिया से बाहर है, यूके के गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं, और मिला भी इंडिया से बाहर है तो वही बच जाएगा, और नॉन रेजिडेंट तो बचेगा क्योंकि उसने इंडिया से नहीं कमाया। तो आप देख सकते हैं आंसर में फटाफट 10,000, 5,000, 5,000 पे टैक्स लग रहा है। ऑर्डिनरी तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे देगा टैक्स, रेजिडेंट ये नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट केवल 5,000 पे दे रहा है, बाकी 5,000 पे नहीं दे रहा क्योंकि वो कमाया भी इंडिया से बाहर है, मिला भी इंडिया से बाहर है। नॉन रेजिडेंट फर्स्ट रिसीट पे तो देना ही पड़ेगा टैक्स। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई 50% रिसीव्ड इन इंडिया, इससे कोई मतलब नहीं। बिजनेस कहाँ पे? चेन्नई, चेन्नई इंडिया में है, तो आप इंडिया से अगर कमा रहे हैं तो चाहे वो इंडिया में रिसीव हो रहा है चाहे इंडिया से बाहर रिसीव हो रहा है, देखना ही नहीं है। फिर तो तीनों केसेस में आपको इंडिया में टैक्स देना होगा, मतलब चाहे आप ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, ये फुली टैक्सेबल होगा तीनों के लिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, अब इंडियन कंपनी बोल दिया तो इंडिया से कमा रहे हैं, रिसीव इन लंदन, वही सेम चीज़। आप इंडिया से अगर कमा रहे हैं तो चाहे पैसा इंडिया से बाहर मिल रहा है इंडिया में मिल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये फुली टैक्सेबल होगा तीनों के लिए, चाहे आप ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी से मिला है, रिसीव इन लंदन, तो वही ब्रिटिश कंपनी से मिला है आपको, तो कमाया भी बाहर है, मिला भी बाहर है, तो ऑर्डिनरी तो बचेगा नहीं, ऑर्डिनरी तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे इंडिया में टैक्स देगा। इस बार नॉन ऑर्डिनरी बच जाएगा, कमाया भी इंडिया से बाहर है, मिला भी इंडिया से बाहर है, और नॉन रेजिडेंट तो देगा ही नहीं इंडिया में टैक्स क्योंकि उसने इंडिया से नहीं कमाया। नॉन रेजिडेंट उसी केस में टैक्स देगा अगर वो इंडिया से कुछ कमाएगा। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी, आपने जर्मनी इंडिया से बाहर है वहाँ पे बेचा है कोई मशीन, 50% गेन रिसीव्ड इन इंडिया, वही सेम चीज़ रिसीव, मतलब फर्स्ट रिसिट की बात हो रही है। जब भी कुछ नहीं बोले क्वेश्चन तो आप ये मानेंगे फर्स्ट रिसिट इंडिया में हो रही है। तो आपने पढ़ा था किसी इनकम की पहली प्राप्ति अगर इंडिया में होती है तो वो सभी के लिए टैक्सेबल होगी। पहले तो हम ऑर्डिनरी की बात करते हैं, ऑर्डिनरी को तो पूरे 40,000 पे टैक्स देना होगा, और जो नॉन ऑर्डिनरी है, जो नॉन रेजिडेंट है, वो 50% 20,000 रुपये पे टैक्स देंगे क्योंकि पहली प्राप्ति भारत में हो रही है। इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी में कमाए हैं विच इज़ कंट्रोल इन दिल्ली, देखिए बिजनेस कहाँ से कंट्रोल होता है? दिल्ली से। 40,000 रिसीव इन इंडिया, ठीक है। अब ऑर्डिनरी की अगर बात करें तो ऑर्डिनरी तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे इंडिया में ही देगा टैक्स, राइट।
नॉन ऑर्डिनरी की बात करें तो बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो नॉन ऑर्डिनरी को इस बार टैक्स देना होगा भारत में, वही कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। अब नॉन रेजिडेंट की बात करें, नॉन रेजिडेंट तभी देगा इंडिया में टैक्स जो वो इंडिया से कमाएगा, पर कमा तो वो जर्मनी में रहा है, बिजनेस तो जर्मनी में इंडिया से कमा नहीं रहा, तो नॉन रेजिडेंट इंडिया में टैक्स नहीं देगा। पर पहली रिसिप्ट देखिए 40,000 रुपये जो है, 70 में से टोटल 40,000 रुपये पहली प्राप्ति इंडिया में हुई, तो फर्स्ट रिसिप्ट पे तो इंडिया में सबको टैक्स देना होगा, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, तो 40,000 रुपये पे नॉन रेजिडेंट को टैक्स देना पड़ जाएगा। वैसे तो उसे नहीं देना था क्योंकि वो इंडिया से कमा ही नहीं रहा है, जर्मनी में हो रहा है बिजनेस, तो कंट्रोल कहाँ से हो रहा है इससे मतलब नहीं है, पर 40,000 रुपये फर्स्ट रिसिप्ट पे वो इंडिया में टैक्स पे करेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें 70 तो जुड़ेगा। नॉन ऑर्डिनरी भी देगा, कंट्रोल बिजनेस का इंडिया से, नॉन रेजिडेंट इसलिए देना पड़ गया क्योंकि पहली प्राप्ति इंडिया में हो रही है, इससे उसे यहाँ पे टैक्स देना पड़ रहा है। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन। अब तो कोई सोचने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट दिल्ली से, बिजनेस कहाँ पे है, दिल्ली में है, तो इंडिया से कमा रहे हैं, तो चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, सभी लोगों को इंडिया में टैक्स देना होगा। तो आप देख सकते हैं आंसर में 1550 सभी के लिए टैक्सेबल है तीनों केसेस में। नेक्स्ट है इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन, प्रॉपर्टी लंदन में है, डिपॉजिट इन अ बैंक एट लंदन में पैसे जमा कराए, ब्रॉड टू इंडिया, भारत में कंप्यूटर। कंप्यूटेड अगर वर्ड लिखा हुआ है तो 30% डिडक्शन नहीं देनी है, जो आप हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं कि अगर आपको किराया मिलता है तो उसमें से 30% तो छूट मिलती है, 70% पे टैक्स देना होता है, पर कंप्यूटेड अगर लिखा हुआ है तो ऑलरेडी 30% डिडक्ट है, यानी 70% वैल्यू यानी फुली टैक्सेबल वैल्यू जो आपको इनकम में जोड़नी है। अब प्रॉपर्टी लंदन में है, देखिए पैसा भी वहीं मिल रहा है, ठीक है, तो पहली प्राप्ति तो लंदन में हुई, डिपोजिट बैंक इंडिया में बाद में है, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो देना ही पड़ेगा टैक्स, ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स पे करेगा इंडिया में। नॉन ऑर्डिनरी बच जाएगा, कमाया भी इंडिया से बाहर है, मिला भी इंडिया से बाहर है, मिला तो बाहर ही था, बैंक लंदन में जमा कराया था, और नॉन रेजिडेंट बचेगा ही बचेगा क्योंकि उसने इंडिया से कुछ नहीं कमाया है। तो आप देख सकते हैं आंसर में केवल ऑर्डिनरी के केस में टैक्सेबल होगा ही। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन इंडिया इंडियन कंपनी, देखिए अब इंडियन कंपनी बोल दिया तो अब चाहे पैसा कहीं भी मिले से मतलब नहीं, रिसीव इन लंदन इससे कोई मतलब नहीं, कमा आप इंडिया से रहे हैं तो चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, तीनों केस में टैक्सेबल होगा। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव इन लंदन, इससे कोई मतलब नहीं आपने इंडिया में दी है सर्विस तो चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, सबको देना होगा टैक्स इस पर। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम लंदन, इससे कोई मतलब नहीं मुंबई इंडिया में है तो आप इंडिया से कमा रहे हैं, चाहे मैनेजमेंट कहीं से भी करें इससे कोई मतलब नहीं, कमा इंडिया से रहे तो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगा ये भी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल एंड रिसीव देयर कंप्यूटेड, देखिए ये भी कंप्यूटेड है तो ये ऑलरेडी 30% हटा के दे रखी है वैल्यू, अगर कंप्यूटर वर्ड लिखा है तो आपको 30% डिडक्शन नहीं देनी है, हाउस प्रॉपर्टी में जो किराया मिलता है 70% वैल्यू में फुली टैक्सेबल है। नेपाल में है प्रॉपर्टी और पैसा भी वहीं मिला है तो ऑर्डिनरी तो बचेगा नहीं, ऑर्डिनरी तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे अपने ही देश में देगा टैक्स इंडिया में, नॉन ऑर्डिनरी इस बार बच जाएगा क्योंकि कमाया भी इंडिया से बाहर है और मिला भी इंडिया से बाहर है, और नॉन रेजिडेंट तो बचेगा ही बचेगा क्योंकि उसने इंडिया से नहीं कमाया है। पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम, देखिए पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम है, मतलब पास्ट पिछले साल की, आपके प्रीवियस ईयर की नहीं उससे पहले के सालों की इनकम है जो इन ब्रॉड टू इंडिया लाई जाए ड्यूरिंग द प्रीवियस है, तो पास्ट में टैक्स नहीं लगा उस इनकम पे, इंडिया में क्यों नहीं लगा होगा क्योंकि आप इंडिया में रहते ही नहीं होंगे। मान लीजिए आप अमेरिका सेटल है 50 साल से, तो आपने फॉरेन इनकम कमाई तो आपने अमेरिका में दिया होगा टैक्स क्योंकि आप इंडिया से कमा नहीं रहे थे, तो इंडिया के हिसाब से तो अनटैक्स इनकम हो गई। ऐसा नहीं चोरी, ये चोरी नहीं है, पास्ट मतलब इंडिया में नहीं लगा था उस पर टैक्स, ये पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं। अब आप इंडिया से रिटायरमेंट के बाद इंडिया अपने देश वापस लौट के आ रहे हैं तो पास्ट में जो आपने इनकम कमाई वो इंडिया लेके आएंगे, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आप सर्वाइव करने के लिए पैसा तो लाएंगे ना, अब वो इंडिया लेके आ रहे हैं, क्या इस पर टैक्स लगेगा? नहीं, इस पर क्यों टैक्स लगेगा, ये कोई इनकम थोड़ी है, ये तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगेगा ना, 23-24 जो आपका प्रीवियस ईयर है, तो पहले के सालों की इनकम है जो आप भारत लेके आ रहे हैं, तो चाहे वो ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट, तीनों के लिए माफ़ हो जाएगी क्योंकि ये उस टाइम इंडिया में टैक्सेबल नहीं थी इनकम, तभी तो उस पर अनटैक्स हो गई वो इनकम। अगर इंडिया में आपका रिलेशन होता तो टैक्स देना पड़ता है, पर ये तो फॉरेन एक तरह से बोलते हैं पिछले सालों की सेविंग्स है, तो उस पर इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये कोई इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल, नेपाल में कभी रिसीव देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। अब फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स लगेगा, अगर इंडियन एग्रीकल्चर इनकम होती है तो एग्जेम्प्ट हो जाती, नेपाल तो दूसरा ही देश है, ठीक है, तो इस पर टैक्स देगा। एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे इंडिया में ही देगा टैक्स, और नॉन ऑर्डिनरी इस बार बच जाएगा, कमाया भी इंडिया से बाहर, मिला भी वहाँ, वो बाद में इंडिया में ला रहा है पैसा, पर मिला तो वहीं था एक बार, तो नॉन ऑर्डिनरी बच जाएगा, और नॉन रेजिडेंट तो बचेगा ही बचेगा क्योंकि वो इंडिया से कुछ नहीं कमा रहा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन
in which in Kenya which was set up in India, ठीक है, set up in India will receive there but spend in India। देखिए केन्या से कमा रहे हैं आप 5,000 रुपये, ठीक है। सेटअप विजिट कहाँ से सेटअप हुआ? इंडिया से सेटअप, यानी कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से है। रिसीव देयर बट स्पेंड इन इंडिया, इससे कोई मतलब नहीं कि खर्चा कहाँ किया आपने उस पैसे को। आप ऑर्डिनरी की तो पता ही है कि ऑर्डिनरी तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे अपने देश में देगा टैक्स, तो 5,000 रुपये इंडिया में टैक्सेबल होगा। इस बार नॉन ऑर्डिनरी भी देगा क्योंकि बिजनेस सेटअप और कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। और नॉन रेजिडेंट नहीं देगा क्योंकि वो इंडिया से नहीं कमा रहा है। गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग 20,000, ये आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे, आप रिवीजन कर रहे हैं वैसे तो पढ़ा होगा आपने कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ा था कि अगर शादी समारोह के मौके पर, शादी के अवसर पर अगर कोई आपको गिफ्ट देता है तो कितने भी करोड़ रुपये का दे सकता है, कोई लिमिट नहीं है और वो एग्जेम्प्ट होता है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो SBI तो इंडियन बैंक है, तो आप इंडिया से कमा रहे हैं तो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगा, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन रशिया, रशिया में बिजनेस है, कंट्रोल इन रशिया, रशिया से कंट्रोल हो रहा है, तो ऑर्डिनरी को तो देना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड की इनकम पे अपने देश में टैक्स। इस बार नॉन ऑर्डिनरी बच जाएगा, कमाया भी इंडिया से बाहर है और मिला भी इंडिया से बाहर है, और नॉन रेजिडेंट तो बचेगा ही क्योंकि उसने इंडिया से नहीं कमाया है। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इंडियन कंपनी, तो इंडियन कंपनी से मिल रहा है तब तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो। एग्रीकल्चर इनकम रिसीव फ्रॉम लैंड इन राजस्थान, तो राजस्थान तो इंडिया में, और एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट है, तो तीनों के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर के जो बेसिक चैप्टर आपको पढ़ाया था, स्कैनर से कर रहे हैं हम। स्कैनर आता है मार्केट में जिसमें पास्ट 10 to 20 ईयर्स तक के क्वेश्चन होते हैं, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। वैसे सॉल्व होता है स्कैनर, आपको बस बता देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। डिफाइन द टर्म असेसी एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, असेसी की डेफिनेशन देनी है, पेज नंबर 1.21 पे दे रखी है। असेसी का मतलब आप पढ़ चुके हैं, ऐसा कोई भी पर्सन नॉर्मल लैंग्वेज में जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कोई अमाउंट पे करने के लिए लायबल है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे पेनल्टी हो, या जिस पे कोई प्रोसीडिंग चल रही है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कोई कार्यवाही चल रही है, उसको भी आप क्या बोलते हैं? असेसी बोलते हैं। असेसी 3 तरह का पढ़ा था हमने, तो डायरेक्ट असेसी जो खुद अपनी इनकम पे टैक्स पे करने के लिए लायबल है वो डायरेक्ट असेसी, एक इनडायरेक्ट असेसी या डीम्ड असेसी यानी जो किसी दूसरे के बिहाफ पे इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल है, उसे बोलते हैं डीम्ड असेसी या इनडायरेक्ट असेसी, जैसे माइनर के बिहाफ पे पेरेंट्स को देना पड़ता है टैक्स। और तीसरा होता है असेसी इन डिफॉल्ट, कि अगर आपने कोई लॉ तोड़ा है, कोई लॉ वायलेट किया है और आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट बोला जाता है। तो आप ये मॉड्यूल से मैंने आपको पढ़ा दिया था, आप ये असेसी की डेफिनेशन रीड कर सकते हैं। फिर 2016 मई में भी दोबारा पूछी गई है एसएससी की डेफिनेशन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगेन आया है, तो भी आप ये रीड कर सकते हैं। 2018 मई में क्वेश्चन आया है, ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्पस फॉर विच द वर्ड प्रोविजो, प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर वेरियस सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट। बताइए प्रोविजो एक्सप्लेनेशन में क्या डिफरेंस है? प्रोविजो वर्ड तो यूज़ किया जाता है ताकि जो सेक्शन में जो चीज़ लिखी हुई है अगर उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ बोली जा रही है तो प्रोविजो वर्ड यूज़ होता है। एक्सेप्शन होता है या कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कि इस सेक्शन में लिखा हुआ है पर ये इस तरह से अप्लाई होगी वो चीज़। एक्सप्लेनेशन में तो बताया जाता है कि जो सेक्शन में लिखा गया है प्रोविज़न उसको क्लैरिफाई करती है गवर्नमेंट या टैक्स डिपार्टमेंट, ताकि पब्लिक उसका गलत मतलब ना निकाले। तो ये 1.7 पेज नंबर पे दे रखा है आपके मॉड्यूल में, पर मैं यहाँ पे ही पढ़ देता हूँ। तो प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन टू अ सेक्शन इज इनकॉर्पोरेटेड, डाला जाता है टू स्पेसिफाई द एक्सेप्शन, अपवाद बताने के लिए, टू द प्रोविजन कंटेन इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन। दैट इज द प्रोविजो स्पेल आउट, प्रोविजो बताता है द केसेस, वो परिस्थितियाँ वेयर द प्रोविजन कंटेन की जो प्रोविजन में बताया गया है इन रिस्पेक्टिव सेक्शन की वुड नॉट अप्लाई, वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी, और वेयर द प्रोविजन कंटेन इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन वुड अप्लाई विद सर्टेन मॉडिफिकेशन, या कुछ मॉडिफिकेशन चेंजेस के साथ वो प्रोविजन अप्लाई होगा, सेक्शन अप्लाई होगा। एक्सप्लेनेशन का मतलब हो गया इन एक्सप्लेनेशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ सेक्शन टू प्रोवाइड अ क्लैरिफिकेशन के लिए डाला जाता है, रिलेटिंग टू प्रोविजन कंटेन दैट सेक्शन, जो प्रोविजन में बात की गई है उसे ढंग से एक्सप्लेन किया जाता है। जनरली एन एक्सप्लेनेशन इज अ क्लैरिफिकेटरी नेचर, एक तरह से क्लैरिफिकेशन होता है ताकि जनता या डिपार्टमेंट के ऑफिसर उसका गलत मतलब ना निकालें। अगर कोई प्रोविजन समझने में टफ है तो डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम एक्सप्लेनेशन इशू करता है, गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन इशू करती है। 2022 नवंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इसे शॉर्ट में पढ़ देता हूँ कि मिस्टर एक्स हैं, एक रेजिडेंट है, एज 56 ईयर,
चलिए पूरा पढ़ लेते हैं कि आप समझ में आ जाए। टिल रिसेंटली वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन फाइंडिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम रेगुलरली एंड प्रॉम्प्टली एवरी सिंस ही ऑब्टेन पैन कार्ड। वो अपनी रिटर्न टाइम पे भरे थे, प्रॉम्प्टली उचित टाइम पे भरते थे। ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक पीरियड हिज बिजनेस सफर्ड सीवियरली एंड ही इंकर्ड ह्यूज लॉसेस। पैंडेमिक के टाइम, कोविड के टाइम लॉस हुआ काफ़ी। ही वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू हिज बिजनेस एंड फाइनली ऑन 1 जनवरी 2024 ही डिसाइडेड टू वाइंडिंग अप। उन्होंने बंद करने का निश्चय किया अपने बिजनेस को, विच ही हैज़ ऑल्सो प्रॉम्प्टली इंटीमेटेड टू द जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर। जो उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर को भी बता दिया कि मैं अब जनवरी में अपना बिजनेस बंद कर रहा हूं, अबाउट द क्लोजर ऑफ हिज बिजनेस। द असेसिंग ऑफिसर सेंड हिम अ नोटिस। असेसिंग ऑफिसर, टैक्स ऑफिसर आपको एक नोटिस भेजते हैं टू द टैक्स द इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 24-25 ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 23-24 इटसेल्फ। वो आपका सेम ईयर में असेसमेंट करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि सेम ईयर में टैक्स दो क्योंकि आपने बिजनेस बंद कर दिया, अगले साल का वेट मत करो। डज द असेसिंग ऑफिसर हैव द पावर टू डू? क्या असेसिंग ऑफिसर ऐसा कर सकता है? आर देयर एनी एक्सेप्शन? क्या इनकी कोई एक्सेप्शन है? जनरल रूल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। वैसे तो इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, पर क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? बिल्कुल, आपने पढ़ा था 5 एक्सेप्शन है। इन 5 केसेस में सेम ईयर में आपकी इनकम पे टैक्स लिया जा सकता है, यानी नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं होगा। वैसे तो हम ये पढ़ते हैं कि प्रीवियस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं, आपके लिए प्रीवियस ईयर 23-24 है, और नेक्स्ट ईयर जो असेसमेंट ईयर होता है एक साल आगे चलता है 24-25 में आप टैक्स पे करते हैं। पर कुछ इन 5 केसेस में सेम ईयर में कमाना होता है, सेम ईयर में टैक्स देना होता है। एक केस तो यही था कि अगर आप बिजनेस बंद कर देते हैं अपना सेम ईयर में तो नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं होगा। दूसरा केस था शिपिंग बिजनेस करता है कोई नॉन रेजिडेंट, तो भी सेम ईयर में टैक्स देना होगा। पर्सन लिविंग इन इंडिया, अगर आप परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, आपके इंडिया लौटने की इंटेंशन नहीं है, तो सेम ईयर में टैक्स देना होगा। कोई AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इंडिया में सेम ईयर में फॉर्म होता है, सेम ईयर में डिजॉल्व हो जाता है, तो आपको नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करना, सेम ईयर में टैक्स देना है। और अगर आप कोई पर्सन है जो टैक्स की चोरी करने के मोटिव से अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर रहा है और ये बात टैक्स वालों को पता चल जाती, तो सेम ईयर में टैक्स देना होगा। ये आपके जो एक्सेप्शन है पेज नंबर 1.47 में दे रखे मॉड्यूल से, तो आप ये पढ़ सकते हैं। तो यानी इस केस में असेसिंग ऑफिसर अपनी पावर यूज कर सकता है, सेम ईयर में असेसमेंट कर सकता है। ये क्वेश्चन वापस आया है। स्टेट एनी 4 इंस्टेंसेस बताइए, 4 परिस्थितियां बताइए वेयर द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द सेम प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, यानी सेम ईयर में टैक्स देना होगा, अगले साल का वेट नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ असेसमेंट। ये पढ़ लिया आपने ऊपर एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताए थे कि अगर आप शिपिंग बिजनेस करते हैं, आपने पढ़ा था कोई नॉन रेजिडेंट है और शिपिंग बिजनेस करता है, तो जब वो इंडिया से अपनी शिप छोड़ के जा रहा है तो जितना भी उसको इनकम हो रही है उसकी 7.5% पे इनकम मानी जाएगी। जो किराया वो कलेक्ट कर रहा है इंडियन लोगों से, इंडियन पैसेंजर से अपनी शिप पे चढ़ाने के लिए सामान या पैसेंजर को, तो जो किराया ले रहा है उसका 7.5% इनकम मानी जाएगी और सेम ईयर में टैक्स देके जाना होगा। सेक्शन 172 में लिखा हुआ है। फिर आपने पढ़ लिया ये कि अगर कोई इंडिविजुअल परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है, ठीक है, इंडिया लौटने की उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, सेक्शन 174, तो सेम ईयर में टैक्स लगेगा। अगर कोई AOP, BOI है, सेम ईयर में फॉर्म होता है और सेम ईयर में डिसॉल्व हो जाता है, तो सेक्शन 174A के अकॉर्डिंग सेम ईयर में टैक्स लगेगा। अगर कोई पर्सन है टैक्स की चोरी के मोटिव से अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर रहा है और ये बात असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर को पता लग जाती है, तो सेक्शन 175 के अकॉर्डिंग सेम ईयर में टैक्स लगेगा। और कोई पर्सन है जिसने अपना बिजनेस या प्रोफेशन बंद कर दिया, बिजनेस प्रोफेशन सेम ईयर में बंद कर दिया है, तो फिर अगले साल का वेट नहीं होगा, सेक्शन 176 के अकॉर्डिंग सेम ईयर में टैक्स पे करना होगा। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। मतलब जो आपने हिंदू इंडिपेंडेंट फैमिली पढ़ी थी उसमें 2 स्कूल होते हैं, आपने पेज नंबर 1.24 पे दिया हुआ है। एक तो दाय भाग स्कूल होता है, एक मिताक्षर स्कूल होता है। दाय भाग जो चलता है हिंदू इंडिपेंडेंट फैमिली का जो दाय भाग संप्रदाय है वो वेस्ट बंगाल और आसाम में चलता है, और मिताक्षर पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। बस डिफरेंस क्या है, जो दाय भाग में होता है कि जब तक आपके फादर जिंदा है, मतलब जो कर्ता जिंदा है, आप फैमिली में जो पार्टीशन की डिमांड नहीं कर सकते, आप प्रॉपर्टी में बंटवारे की डिमांड नहीं कर सकते हैं। जबकि मिताक्षरा में बड़ों के जिंदा रहते हुए भी, मतलब जब तक कर्ता जिंदा है तब भी मेंबर चाहें तो पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं। इंडिया की डेफिनेशन दे रखी बतानी है 1.34, इंडिया की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 1.34 पे दे रखी है। इंडिया में एक तो टेरिटोरियल वाटर आ जाता है, जो आर्टिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया आ जाती है, जो क्षेत्रफल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में डिफाइन है। टेरिटोरियल वाटर आ जाएगा, सी बेड आ जाएगा, पाताल, सबसॉइल जो भी मिट्टी तैर रही है, सच वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इकोनॉमिक जोन आ जाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और एनी अदर मैरीटाइम जोन आ जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड बाय एंट्री डैश ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एंट्री नंबर 82 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एग्रीकल्चर इनकम के अलावा किसी भी इनकम पे इनकम टैक्स ले सकती है।
whenever in the act the phrase as prescribed appear, it means जब भी किसी एक्ट में पढ़ते टाइम कोई as prescribed लिखा होता है तो उसका मतलब है कि वो चीज़ रूल में बताई जाएगी. रूल हैव बीन फ्रेम इन दिस रिस्पेक्ट. कई बार लिखा आता है ना as per specified in this section and as per specified, तो वो रूल्स की बात करता है. पार्ट थर्ड ऑफ शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2023 हैज़ गिवन द रेट ऑफ एडवांस. टैक्स की रेट दी होती है, टैक्स टू बी डिडक्टेड इन केस ऑफ सैलरी फॉर द फाइनेंशियल. देखिए फाइनेंस एक्ट 2023 है, तो फाइनेंस एक्ट यानी बजट में आने वाले साल में पहले बता दिया जाता है कि जो आने वाला साल है उसमें किस रेट से आपको टैक्स देना होगा. तो 23 का बजट फरवरी में आया होगा, तो ये कौन से साल की बता रहा होगा, 23-24 की. अगर ये 24 लिखा होता फाइनेंस एक्ट तो कौन से साल की बताता, 24-25 की. सेक्शन डैश ऑफ इनकम टैक्स डिफाइन द पर्सन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में आती है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में पर्सन की डेफिनेशन दी गई है. पर्सन की डेफिनेशन से दी गई है कि जो लोग पर्सन की डेफिनेशन में कवर्ड होते हैं और उनकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा होती है तो उन्हें टैक्स देना होता है. पढ़ चुके हैं. इंडिविजुअल आता है, इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आती है, फर्म आती है, कंपनी आती है, एओपी वीओआई आती है, लोकल अथॉरिटी आती है और एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन भी कवर्ड होते हैं. अ पर्सन बिकम अ मेंबर ऑफ एचओ. अब हिंदू परिवार के मेंबर कैसे बन सकते हैं, बाय बर्थ होता है, वो तो स्टेटस से बनते हैं, उसमें कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता, तो आंसर होगा स्टेटस से आप बनते हैं. अगर आप एक नॉन रेजिडेंट और शिपिंग बिजनेस करते हैं, डैश परसेंट फ्रेट पेड और पेपर टू ऑनर चार्टर शैल बी डीम टू बी द टोटल इनकम. पढ़ाया था अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, इंडिया से पैसेंजर और सामान को लेके जाते हैं और लोगों से किराया कलेक्ट करते हैं, तो जितना भी आप किराया लेंगे उसका 7.5% आपकी इनकम मानी जाएगी और उस इनकम पर हाथों हाथ सेम ईयर में टैक्स पे करके जाना होगा. ये इनकम मानी जाएगी, ये टैक्स की रेट नहीं है. यानी जैसे 1 लाख किराया कलेक्ट किया तो 7.5% 7,500 रुपये आपकी इनकम मानी जाएगी और उस पर जो टैक्स की रेट है उससे आपको टैक्स पे करके जाना होगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 डेफिनेशन ऑफ इनकम की डेफिनेशन इंक्लूसिव दी गई है. इनकम टैक्स में इंक्लूसिव मतलब अगर कोई चीज़ छूट भी गई है पर वो इनकम है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा. यानी वो जो डेफिनेशन है वो एग्जॉस्टिव नहीं है. एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि जो लिख दिया वो इनकम माना जाएगा. बाई चांस कोई छूट गया पर वो इनकम है पर उस पर टैक्स नहीं ले सकते. पर इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ रह भी गई है जो इनकम है तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा. तो इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है इनकम की. इनकम अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 इंक्लूड्स, आपको बताना है क्या इनकम का पार्ट है. जब प्रॉफिट एंड गेन हो रहा है, बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं, बैंकिंग बिजनेस समझने पैसे का लेन देन, कैरिड ऑन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है विद इट्स मेंबर. ठीक है, तो अगर आप अपने ही मेंबर को लोन देंगे तो ब्याज तो आप कमाएंगे ही ना, तो इस पर तो इनकम हो ही रही है तो इनकम पे तो टैक्स देना होगा. एनी एडवांस मनी फॉरफिटेड इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएट ट्रांसफर कैपिटल सेट. ये भी आपने कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और वैसे आपने पढ़ा होगा, हम तो रिविजन कर रहे हैं कि किसी एसेट को बेच रहे हैं आप, उसके लिए एडवांस ले लेते हैं किसी से, सामने वाली पार्टी को फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाती तो आप एडवांस फॉरफिट कर लेते हैं. तो जो एडवांस मनी आप फॉरफिट करते हैं, जब करते हैं, वो इनकम मानी जाती है. तो बोथ 1 एंड 2 दोनों इनकम है. ये इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया चार्ज एट द रेट प्रिस्क्राइब है. इनकम टैक्स के जो लिया जाता है इंडिया किस रेट से, फाइनेंस एक्ट जो हर साल बजट आता है, फाइनेंस एक्ट जिसपे साइन करते हैं राष्ट्रपति का जो बजट है फाइनेंस एक्ट बन जाता है, तो उसमें जो रेट होती है उस रेट से आपको टैक्स देना होता है. अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट, अगर आपके साथ पास बहुत सारा कैश मिलता है और आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो अभी आप पढ़ेंगे आगे कि 60% से उस पर टैक्स देना होता है. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा स्कैनर के क्वेश्चन और मॉड्यूल. अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.